नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे का अगला चैप्टर जो कि है ट्विन बैलेंस शीट चैलेंज। तो सबसे पहले देखिए, हम ये जानते हैं कि ये टर्म आई कहाँ से। पिछले साल यानी इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 में सबसे पहले इस टर्म को डिस्कस किया गया था, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। देखिए, पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स जैसे कि एसबीआई, पीएनबी और हमारे बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज जिस प्रकार से अंबानी, अदानी, टाटा, ये दोनों की जो बैलेंस शीट है काफ़ी टेरिबल शेप में है, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्लस में कॉर्पोरेट हाउसेज की। तो इसीलिए इन दोनों को मिला के जो चैलेंज बनता है वो है ट्विन बैलेंस शीट चैलेंज। कुछ भी नहीं समझ में आया, चलिए इस पूरे इशू को विस्तार में जानते हैं है क्या। बैकग्राउंड से इसकी शुरुआत करते हैं। पिछले साल का जब इकोनॉमिक सर्वे आया था 2016 का, तब हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स में एक बुरी खबर निकल कर आई और इन्वेस्टर्स ने रिस्पॉन्ड किया। बैंकिंग के जो शेयर्स थे यानी शेयर मार्केट थी वो धड़ाधड़ नीचे गिर गई। तो आखिरकार प्रॉब्लम की थी क्या? प्रॉब्लम यह थी कि देखिए, बैंकिंग का नॉन परफॉर्मिंग एसेट का आंकड़ा निकल के आया था और नॉन परफॉर्मिंग एसेट थी बैंकिंग की काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो शेयर मार्केट इतनी ज़्यादा गिर गई। तो यहाँ पे ग्राफ में देखिए आप, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के सारे पब्लिक सेक्टर के जो बैंक्स के शेयर थे मिला के अकेले एचडीएफसी शेयर के मुकाबले में आ गई। तो आखिरकार ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट की दिक्कत होती क्या है और ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता क्या है, यहाँ पे देखते हैं। देखिए, हम बैंक में जाके अपना पैसा जमा कराते हैं तो उस पे बैंक हमें इंटरेस्ट रेट के साथ में पैसा वापस देता है अगर हम उससे लेते हैं तो, यानी बैंक ब्याज देता है हमारे जमा करा हुए पैसे पर। अब बैंक भी तो कहीं से पैसे लाएगा। बैंक ऐसा तो है नहीं कि वो अपने पास रखेगा और कहीं से जादू की छड़ी घुमाएगा कि पैसे आ जाएंगे। बैंक क्या करता है, बैंक उसी पैसों को कॉर्पोरेट हाउसेज को या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को ज़्यादा ब्याज पे, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स पे लोन दे देता है। और भी काफ़ी तरह के लोन देता है, जैसे हाउस लोन्स, पर्सनल लोन्स, बहुत तरह के लोन होते हैं। उस पे बैंक्स ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वसूलता है, फिर अपना कमीशन काट के वो हमें, जो हम सेविंग अकाउंट में जो जनता पैसा जमा कराती है बैंक, उनको वापस देता है बैंक। तो अब देखिए, बैंक की एसेट है क्या? बैंक की एसेट तो वही हुई जो बैंक ने लोन के तौर पे दूसरे लोगों को दी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या जो हमने डिस्कस किए पर्सनल लोन्स या फिर ऑटो लोन्स। और बैंक की लायबिलिटी क्या है, यानी कस्टमर्स ने जो पैसा बैंक के अंदर में जमा करवाया है वो है बैंक की लायबिलिटी। अब देखिए, अब बैंक लोन देता है इसी उम्मीद में देता है कि हमें फायदा होगा, लेकिन सोच के देखिए कि इंटरेस्ट रेट तो छोड़िए, बैंक ने जो पैसा दिया था दूसरे लोगों को वो पैसा ही बैंक के पास में वापस ना आए, तो ये होगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो अगर इसे टेक्निकल डेफिनेशन में देखें तो यहां पे देखें 90 दिनों का समय होता है। टेक्निकल डेफिनेशन की अगर बात करें तो हम अगर 90 दिनों तक कोई भी बंदा, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कंपनी, कुछ भी, वो अपनी जो या तो इंटरेस्ट रेट की जो इंस्टॉलमेंट है या फिर प्रिंसिपल की इंस्टॉलमेंट है वो वापस दे पाने में सक्षम नहीं है, तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाती है। अगर इसे एग्रीकल्चर टर्म्स में बात करें तो देखिए, दो तरह के सीजन्स होते हैं। एक होते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के सीजन्स, जैसे ज्वार, पैडी, बाजरा, ये सब हम उगाते हैं, और एक होते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप्स, जैसे शुगर केन, एक एक साल लग जाता है इनमें। अगर देखिए, शॉर्ट ड्यूरेशन का सीजन है हमारा, शॉर्ट क्रॉप सीजन है हमारा, तो इसमें देखिए 2 क्रॉप सीजन तक अगर ब्याज समेत पैसा, मतलब ब्याज नहीं लौटाया गया या फिर प्रिंसिपल अमाउंट नहीं लौटाया गया, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप की बात करें तो एक क्रॉप सीजन, क्योंकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप सीजन होता है, ये लंबा सीजन होता है, प्लांटेशन क्रॉप मान लीजिए या फिर ये शुगर केन टाइप की जो फसलें होती हैं वो। तो अब देखिए, इन मार्केट में क्या हुआ था, दोबारा बैकग्राउंड पे चलते हैं। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक की बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एक बार तो देखने में यह लगा कि जो बैंक्स ने अपना एसेट क्वालिटी रिव्यू किया है। एसेट क्वालिटी रिव्यू क्या होता है, जब बैंक देखता है कि कौन सी एसेट है, यानी जो लोन्स उन्होंने दिए हैं कौन सी काम कर रही है, किससे हमें फायदा हो रहा है, किससे नुकसान हो रहा है, तो यानी कचरा निकाल देता है। एसेट क्वालिटी रिव्यू का मतलब है कि जो कचरा है उसको रिकॉग्नाइज करना और उसको निकाल देना। तो बात यही उठती है कि एक बार तो यूं लगा कि देखिए, बैंक जो है अपने एसेट क्वालिटी रिव्यू कर रहा है और कचरा निकाल रहा है, इसलिए बैंक्स का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो एकदम से उसका आंकड़ा बढ़ गया है। लेकिन अब क्वेश्चन यह उठता है कि इतना सारा आखिरकार कचरा आया ही क्यों जो कि बढ़ गया है। तो एक बात निकल कर आई, एक तो देखिए ये पॉइंट होया, और ज्यादा छानबीन करी तो यह पता लगा जो हमारे कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं, जो बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स, अदानी, अंबानी, विजय माल्या, किंगफिशर, ये इनका जो ये देखिए क्रेडिट स्विस रिपोर्टेड, इनका 40% हो गया है। तो ये चीज़ है क्या? देखिए, इसका 40% ऑफ द कॉर्पोरेट डेट, इसका मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे नीचे भी एक खबर है, इसको भी साथ में लीजिए, विच हैड एन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लेस देन 1। इसका मतलब ये है कि देखिए, जो ये बड़ी कंपनीज थे ना, इतना फायदा भी इनको नहीं हो पा रहा था, इतना यानी प्रॉफिट भी इनको नहीं हो पा रहा था कि ये जो बैंक का इंटरेस्ट रेट भी लुटा सकें।
तो एक कहने का मतलब ये है कि साफ साफ ये बैंक से लिया हुआ लोन था, उसकी इंटरेस्ट रेट चुका पाने में भी सक्षम नहीं थे। तो दोनों साइड से बैलेंस शीट की प्रॉब्लम आ गई थी, बैंक को लॉस हो रहा था, ऊपर से कंपनी को भी लॉस हो रहा था। तो इन दोनों की जो दिक्कतें आई बैंक में भी और कंपनीज में भी, कंपनी बैंक का पैसा लौटा पाने में सक्षम नहीं थे और बैंक का जो था नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ता ही जा रहा था। दोनों चीजों को मिला के बनता है ट्विन बैलेंस शीट चैलेंज। अगर एक पिक्चर से देखें तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। बैंक ने पैसा दिया कंपनीज को और कहा कि हमारा पैसा लौटाइए, आप हमारी एसेट है काम नहीं कर रही है, और ये कंपनीज जो पैसा लौटा पाने में सक्षम है नहीं। तो ट्विन बैलेंस शीट चैलेंज। अब जानते हैं और विस्तार से कि आखिरकार ये प्रॉब्लम आई क्यों। उससे पहले देखिए थोड़े से ये स्टेप्स भी जान लेते हैं। इसको सोल्व करने के लिए बैंक्स ने काफ़ी स्टेप्स लिए, चलिए बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये प्रॉब्लम आई ही क्यों। यहां पे देखते हैं नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है। देखिए कि नॉर्मल सिनेरियो में जो ये ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम आती है तब आती है बूम के बाद में। बूम आप समझते हो जब जब देश की इकोनॉमी, जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो, यानी सभी चीज़ों में इनकम लेवल्स हैं वो भी बढ़ रहे हो, तो इकोनॉमी बूम में मानी जाती है। तो आमतौर पे बूम के बाद में, इकोनॉमी जब बूम करती है उसके बाद में ये बैलेंस शीट की प्रॉब्लम आती है आमतौर पे जनरली। क्यों? क्योंकि देखिए बूम के दौरान में ऐसा आरोप लगता है कि जो कंपनीज होती हैं प्रॉफिट के लालच में इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा कर देती हैं और उस हिसाब से इनको फ़ायदा हो नहीं पाता, इसलिए वो बैंक द्वारा लिया हुआ लोन चुका नहीं पाते और इसलिए फिर बाद में वो और ज़्यादा इन्वेस्ट कर नहीं सकते और बैंक को भी अपना पैसा वापस नहीं मिलता। तो इसीलिए नॉर्मल सिनेरियो में इस तरह की दिक्कत आती है। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया की इकोनॉमी ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया मिड 2000s में, यानी 2004-5 इसके आसपास में, और हमने जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए उसके बाद में हम उससे भी स्मूथ आउट हो गए, यानी हमें ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का एक लेवल के बाद में फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो बैंक्स हैं उन्होंने सोच समझ के लोन दिया, यानी जब बूम आया था उस समय पे हमारे बैंक्स ने अंधाधुंध लोन नहीं दिया कंपनीज को, इसलिए हमारे पे ज़्यादा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का फर्क हुआ नहीं और हम इससे स्मूथ आउट हो गए, सेल आउट हो गए। तो फिर आखिरकार ये दिक्कत आई क्यों? क्वेश्चन ये उठता है कि जब हमने फाइनेंशियल क्राइसिस ही सहन कर लिया तो फिर ये प्रॉब्लम क्यों आई? देखिए ग्रोथ रेट के दौरान में ऐसे वो जब हमारी इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर रही थी ना, तो यहाँ पे देखिए ये 2004-5 की बात है। उस समय पे हमारी इकोनॉमी उस टाइम पे ग्रो कर रही थी 9-10% से, बहुत ज़बरदस्त। ये सारी आईटी बूम आया था उस समय पे, ज़बरदस्त ग्रो कर रहा था हमारा देश। कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, हाईएस्ट थी पूरे वर्ल्ड में हमारी कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो आ रहा था इनको। तो इन्होंने अंधाधुंध लेबर को हायर करना स्टार्ट किया हमारी कंपनीज ने। तो उसके बाद में क्या हुआ, हमें यूं लगा कि फाइनली जो एलपीजी के फ्रूट्स हैं वो अब आ गए हैं। काफ़ी लंबा जो इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ। एलपीजी रिफॉर्म्स जिस उम्मीद में लाए गए थे कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट को एक्सेलेरेट किया जा सके, फाइनली उस मुकाम पर आज हम पहुंच गए हैं, ऐसा हमने सोचा। 2004-5 की बात हम कर रहे हैं और हमने ये सोचा जल्द ही अब हमारी जो ग्रोथ रेट है वो चाइना के समान पे अब डबल डिजिट में आ जाएगी, 11, 12, 13, 14% इतनी आ जाएगी चाइना के समान में, ऐसा हमने सोचा। कहानी चल रही है 2004-5 की, गौर कीजिएगा। अभी कहाँ हैं हम? 2004-5 में। तो चलिए आगे चलते हैं। 2004-5 में उसके बाद में फर्म्स ने अपने प्लान उसी हिसाब से बनाने स्टार्ट किए। इनको लगा कि देखिए अब तो इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा पैसा है और जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा पैसा आएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना स्टार्ट हुआ हर चीज़ में, पावर जनरेशन हो, स्टील हो, टेलीकॉम्स हो, ये सारी कंपनीज आई। वोडाफोन ने भी इन्वेस्टमेंट करी, हज को एक्वायर किया, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हुई। और उस समय तो देख लिए अगर जीडीपी का परसेंटेज माने तो इन्वेस्टमेंट था वो जीडीपी का 38% था। ये देखिए 2007-8 की बात अब आ गए हैं, 2007-8 में अब आ गए हैं अब। तो उसके बाद में देखिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी और फॉरेन से भी फंडिंग आ रही थी हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि फॉरेन की जो एफडीआई वगैरह है उनको लगता था कि इस समय पे इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो उन्हें ज़्यादा फायदा होगा, इसलिए बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आ रही थी इंडिया के अंदर में। तो इस तरह से सिचुएशन चल रही थी। ये देखिए बूम है, हर जगह बूम ही बूम। अब आखिरकार फिर गलत क्या हो गया? देखिए बूम के बाद में जब कंपनीज बहुत ज़्यादा रिस्क ले रही थी उसी समय चीज़ों ने गलत आकार लेना स्टार्ट कर दिया। कैसे? क्योंकि देखिए जिस उम्मीद में इन कंपनीज ने 2007-8 में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी थी उसी हिसाब से क्लियरेंस नहीं मिली। आपको पता है कि हमारा देश रेड टेपिज्म के लिए फेमस है, उनको उनके प्रोजेक्ट्स में इन्वायरमेंट क्लियरेंसेस में दिक्कत आने लग गई और काफ़ी तरह की जो रेड टेपिज्म का सामना करना पड़ा। तो जिस हिसाब से वो प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं चला। और दूसरा ये तो देखिए एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ग्रोथ रेट इसी हिसाब से चलती जाएगी और ग्रोथ रेट एक लेवल के बाद में पहुंच जाएगी, डबल डिजिट में आ जाएगी, लेकिन वैसा भी नहीं हुआ।
और तीसरा कारण ये रहा कि वो $1 की कीमत पहले थी ₹40। अब हमारी कंपनीज ने लोन लिया विदेशों से, एक डॉलर यानी ₹40 देके $1 हमने लोन लिया, लेकिन बाद में डॉलर के रेट बढ़ गए। अब हमें 60-70 रुपए का $1 खरीदना पड़ रहा है। डॉलर के दाम उस समय बढ़ गए थे, हमारा रुपया कमजोर हो गया था। तो तीसरा कारण ये रहा। चौथा कारण क्या रहा? ये सारे रीजंस हैं, ध्यान दीजिएगा। गलत क्या हुआ, मतलब आखिरकार क्यों ये प्रॉब्लम आई सारी ट्विन बैलेंस शीट की। चौथा कारण ये है कि स्टील के जो प्राइसेस हैं वो भी क्रैश होने स्टार्ट हो गए, क्योंकि चाइना ने बहुत ज़्यादा मात्रा में, मैग्नीट्यूड में सस्ता स्टील प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, और हमारी स्टील कंपनीज थी उनके प्राइसेस क्रैश हो गए और उनकी जो कंपटीशन लेवल था वो काफ़ी कम हो गया। तो ये 4-5 प्रॉब्लम्स है, ये 4-5 गलतियां हमने करी, मतलब हमारी कंपनीज ने करी। तो उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में देखिए अब बात यह है कि जो ये ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम है ये हमारी अलग ही ढंग से होती है। नॉर्मल सिनेरियोज में क्या होता है, जब भी ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम होती है डेवलप्ड कंट्रीज में, जब देखिए कंपनीज कह देती हैं कि हमारे पास में, देखिए बैंकों को कह देती हैं कि हमने आपसे लोन लिया था और हमारे पास में अभी पैसा नहीं है आपको लौटाने के लिए। तो इस समय में नॉर्मली डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है कि वहां की जो कंपनीज होती हैं, वहां के जो बैंक्स होते हैं, वो अपने आप को एक तरह से अलार्म बजा देते हैं, बैंकरप्सी की ओर बढ़ते हैं। यही हुआ 2008 के लेमन ब्रदर्स बैंक में, कि उनको लोन वापस उनको मिल नहीं रहा था। लेमन ब्रदर्स ने अलार्म बजा दिया कि हमारे पास तो देखिए कस्टमर्स का पैसा देने के लिए है नहीं, यानी वो बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया घोषित उन्होंने कर दिया बैंक्स ने। तो ये होता है आम सिनेरियो में। लेकिन हम तो इंडियंस हैं, हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमारे साथ में और ही कुछ हुआ। आमतौर पे जब भी ट्विन बैलेंस शीट का चैलेंज आता है डेवलप्ड कंट्रीज में, वहां पे ग्रोथ रेट रुक जाती है और बैंक्स जो हैं वो अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं। और एक आपने वो पढ़ा होगा डोमिनो इफेक्ट, यानी एक बैंक जिसने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया तो बाकी बैंक्स में भी कस्टमर की होड़ लग जाती है कि पैसा निकलवाया जाए। तो अगर बैंकों में ही पैसा नहीं रहेगा तो फिर बैंक लोन कैसे देंगे, लोन नहीं देंगे तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो ग्रोथ रेट कैसे होगी। यानी आमतौर पर बैलेंस शीट की जब ट्विन बैलेंस शीट की जो प्रॉब्लम होती है तब ग्रोथ रेट रुक जाती है एकदम से। लेकिन नहीं, इंडिया है, हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारी ग्रोथ फिर भी चलती रही, अच्छी चलती रही। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, यानी क्यों जो ये ट्विन बैलेंस शीट है हमारे, इसमें इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं? देखिए इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है ना, काफ़ी लंबे समय तक हमारी जो इकोनॉमी में सप्लाई साइड के कंस्ट्रेंट्स रहे हैं। यानी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसने भी अच्छे से ग्रो नहीं किया था हमारी इकोनॉमी में, सर्विस सेक्टर ने भी अच्छे से ग्रो नहीं किया था, जैसे कि ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। तो जैसे ही बूम आया, ये सारे सप्लाई जो कंस्ट्रेंट्स थे वो अपने आप दूर होने लगे और इन्वेस्टमेंट बढ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने लगा, नए रोड्स आने लगे, एयरपोर्ट्स आए, पोर्ट्स बनाए गए। तो इसीलिए तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो एब्जॉर्ब कर गई ये ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम को, क्योंकि इनफ स्पेस था हमारी इकोनॉमी के अंदर में, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर था वो धीरे धीरे इसने ग्रो किया था। और इसलिए जो ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम आई उससे असर हुआ नहीं ज़्यादा। अब थोड़ा इसको दूसरे नज़रिए से देखते हैं। यही था, देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस यही था कि हमारे इंडिया और बाहर के देशों के बीच में। और इन्होंने दूसरा, अब देखिए, अब एक क्वेश्चन आप ये पूछोगे, पक्का पूछोगे कि ठीक है चलो हमारी इकोनॉमी एब्जॉर्ब कर गई, लेकिन बैंक ने क्यों नहीं अलार्म बजाया? जब कंपनी पैसा दे ही नहीं रही थी बैंक को तो उन्होंने अलार्म क्यों नहीं बजाया? तो हमारे देखिए बैंक्स का एटीट्यूड क्या था कि चलो इनको टाइम दे देते हैं। मतलब एक कहावत है, गिव टाइम टू टाइम, समझ गए? समय को भी समय दे दो। जिस समय में इनको लोन वापस लेना था कंपनीज ने, हमारे बैंक्स ने उस समय को बढ़ा दिया, यह हुआ। तो एक तरह से तभी ग्रोथ चलती रही, ये सिस्टम मतलब चलता रहा। यानी पैसे लेने हैं बैंक्स को और वो लौटा नहीं रहे हैं तो बैंक वाले कहते हैं ठीक है थोड़ा और टाइम ले लीजिए, लौटा देना, आराम से लौटा देना, कोई बात नहीं भाई कल लौटा देना। तो इस तरह की प्रोसेस चलती रही। इसलिए जो ये था ट्विन बैलेंस शीट का चैलेंज, ग्रोथ रेट भी हमारी चलती रही और ये एक रीजन था। तो उसके बाद में आता है कि देखिए ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट देख लीजिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक्स की इंडिया और चाइना का कंपैरिजन किया गया है। इंडिया का 1998-99 में 14 बिलियन डॉलर, चाइना का 209। चाइना की इकोनॉमी हमसे काफ़ी बड़ी है। 2016 की बात करें तो 191.1 और चाइना का 2015 में था 1300। और परसेंटेज की बात करें तो 16.6, 15.5, यानी परसेंटेज में हमारा चाइना से भी ज़्यादा है। और परसेंटेज ऑफ जीडीपी 8.4, इनका 12%। परसेंटेज में, हाँ मतलब जीडीपी के परसेंटेज में चाइना का ज़्यादा है। तो ये देखिए थोड़ा सा डेटा है, कहीं यूज़ होगा नहीं शायद, तो फिर भी अगर कहीं यूज़ हो जाए तभी बता दिया। अब बात ये आती है कि देखिए
चलो अभी तक तो हमने ये कर लिया। हमारी स्ट्रेटजी थी इंडिया के कंटेक्स्ट में थोड़ा अलग थी और बैंकों ने टाइम दे दिया। तो अब क्या दिक्कत आ गई? अब क्यों हाय तौबा हो रही है इस बात पे? जब बैंक्स ने टाइम दे ही दिया और हमारी इकोनॉमी फिर भी ग्रो करती रही, तो अब क्या दिक्कत आ रही है? क्या ये स्ट्रेटजी आगे चल सकती है? नहीं भाई, अब आगे ये बात नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि देखिए अब जो ये ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम है ना, अब इसने इन्वेस्टमेंट पे टोल लेना स्टार्ट कर दिया। मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए खतरा बन गई है ये। अब बैंकों के पास में पैसा नहीं है लोन देने के लिए। लोगों को लोन नहीं देंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, लोगों के पास में पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो वो बिजनेस कैसे इस्टेब्लिश करेंगे? बिजनेस नहीं इस्टेब्लिश होंगे तो ग्रोथ रेट रुक रही है। इसी वजह से हमारी ग्रोथ रेट है वो रुक रही है। इवन वो कंपनीज जिनको लोन लौटाना है वो भी नई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही हैं दूसरी जगह पे, क्योंकि उनको लगता है कि पहले वाले पैसे तो बैंक को देने हैं, नए पैसे कहाँ से लाएं। तो दोनों चीज़ों में, बैंक्स की तरफ से भी और जो कंपनीज है उनकी तरफ से भी, तो दोनों जगह से एक तरह से इन्वेस्टमेंट रुकी हुई है। और इसका जो नुकसान हो रहा है वो हमारी इकोनॉमी को हो रहा है। हमारी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ रही है। अब ये दिक्कत है। ये देखिए रेट ऑफ रिटर्न्स की बात करें तो हम यहाँ पे देखें, नीली जो लाइन है ये लाइन है प्राइवेट बैंक्स की। प्राइवेट बैंक्स का रिटर्न्स है वो आज भी अच्छा खासा है। लेकिन जो लाल वाले हैं ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इनका रिटर्न्स देखिए एकदम से धड़ाम से नीचे गया। और जो बीच का है ये एसबीआई का है। यानी प्राइवेट बैंक्स जो हैं फिर भी ठीक ठाक काम कर रहे हैं, लेकिन जो सरकारी बैंक्स हैं बिल्कुल नीचे जा रहे हैं। अगर लोन की बात करें तो लोन भी काफ़ी कम दे रहे हैं, क्योंकि इनके पास है ही नहीं पैसा देने के लिए। और यहाँ पे देखिए और एमएसएमई को लोन इतना दिया गया, कॉरपोरेट को इतना दिया गया। तो ये सिर्फ समझने के लिए हैं चीज़ें और कुछ ज़्यादा नहीं। तो अब देखिए क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए तो उससे पहले देखिए बात ये उठती है कि हमने किया क्या। देखिए हमने 4-5 चीज़ें करी। उससे पहले ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट और जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स की प्रॉब्लम है इनको सोल्व करने के लिए हमने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाई, हमने स्ट्रेटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग करी और हमने S4A ये किया। अब आप पूछोगे कि ऐसे कैसे पता लगेगा, क्या क्या किया? समझ तो आया नहीं? तो समझ आना जरूरी है, समझेंगे ना, चिंता क्यों करते हो? एक सेकंड रुकिए आप यहाँ पे देखिए टाइमलाइन के साथ डिस्कस करते हैं। जून 2014 में सबसे पहले बैंक लेके आया, आरबीआई लेके आया 5:25 की योजना। ये क्या है 5:25 की योजना? देखिए जो बैंक्स थे ना अपना पैसा नहीं लौटा पा रहे थे, तो बैंक्स ने क्या किया, जो ग्रुप कंपनीज थी वो पैसा नहीं लौटा पा रही थी बैंक्स का। तो बैंक्स ने क्या किया, जो ये प्रोडक्टिव सेक्टर होते हैं ना, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जो कोर कंपनीज हैं, तो बैंक को यूं लगता है कि इनमें तो ना जो दिखते हैं वो सही में जेन्युइन प्रॉब्लम्स है इन सेक्टर्स को, क्योंकि जो या तो इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिलने में दिक्कत आ रही है या फिर किसी और वजह से दिक्कत आ रही है। एक बार इनको क्लियरेंस मिल गई ना तो किसी तरह की दिक्कत आएगी नहीं इनको, और अच्छे से बाद में प्रोडक्टिव हो जाएंगे इनके प्रोजेक्ट्स। तो इसलिए बैंक ने इनको टाइम दे दिया। बैंक ने कहा कि ठीक है 25 साल हम आपको देते हैं, लॉन्ग टर्म आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा इसका, इसलिए 25 साल बाद आप हमारा जो है वो लोन लौटा देना, और हर 5 साल में लेकिन हम इसकी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो चेंज करेंगे। यानी 5x25, यानी बैंक ने जो लोन दिया था कंपनीज को उनकी लिमिट बढ़ा के बैंक ने कर दी 25 ईयर्स, और हर 5 साल बाद इंटरेस्ट रेट चेंज करेंगे। तो ये स्कीम हुई 25:5। अब अगली स्कीम क्या है? अगली स्कीम है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की। ये क्या है? यहां पे देखिए, अब देखिए बैंक ने लोन दिया कंपनीज को और कंपनीज उसको वापस नहीं कर रही है। तो अब एक इसको लोकल एग्जांपल से समझें तो देखिए, एक शरीफ आदमी, मान लीजिए शरीफ आदमी लोन देता है एक ऐसे आदमी को, कोई मान लीजिए कोई पावरफुल आदमी को देता है, और वो इसका लोन लौटा नहीं रहा है शरीफ आदमी का। तो शरीफ आदमी जाता है एक गुंडे के पास में, शरीफ आदमी जाता है और कहता है कि मेरा लोन दिलवा दीजिए मुझे। शरीफ आदमी कहता है कि गुंडे को जाके कहता है कि मुझे पावरफुल आदमी से रुपए लेने हैं 1000 और ये वापस नहीं दे रहा है। आप एक काम कीजिए कि मुझे आप 500 रुपये दे दीजिए और 500 रुपये आप खुद रख लेना, अगर ये वापस करे तो। मतलब आप मर्जी इससे कितना वसूलिएगा, लेकिन मुझे इससे 1000 रुपये लेने हैं और इसके बदले में आप मुझे 500 रुपये दे देना, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे और कोई काम करना है। गुंडा कहता है ठीक है, मैं अपने आप इससे निकलवा लूंगा और जितना फ़ायदा होगा बचा हुआ 1000 में से वो मेरा है। ये बात यही इसमें होता है कि जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज एक ऐसी कंपनीज होती हैं जो बैंक से जो लोन दिया होता है कंपनीज को वो खरीद लेती हैं सस्ते अमाउंट में। यानी मान लीजिए बैंक ने 1 लाख रुपए का लोन दे रहा है किसी कंपनी को, तो बैंक कहेगा कि देखिए मैंने तो इसको 1 लाख रुपए का लोन दिया है, आप मेरे से 50,000 रुपये, आप मेरे को 50,000 रुपये दे दीजिए, बाकी आप अपने आप में जितना निकलवा सकते हो उस कंपनी से निकलवा लीजिए, वो आपका है। इस प्रकार से यह है प्राइवेट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज।
अब दूसरी बात आती है स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग। ये क्या होता है? ये होता है कि देखिए जितनी उधारी बाकी है कंपनीज से, बैंक्स उसको क्या करता है, बैंक्स उसको ना इक्विटी में कन्वर्ट कर देता है। मान लीजिए 1,000 रुपये लेने हैं तो उसके शेयर्स बना दिए, 1,000 रुपये की उधारी है तो उसके 10-10 रुपये के शेयर बना दिए, 100 शेयर बना दिए और उसको बेच दिया किसी और को, थर्ड पर्सन को बेच दिया कि देखिए इससे इतनी उधारी लेनी है और इसके शेयर, इससे 1,000 रुपये की उधारी लेनी है, 100 शेयर बनने हैं 10-10 के, तो उसमें से आपको जितने शेयर खरीदने खरीद लो, 50-60 जो भी आप खरीदना चाहते हो खरीद लो। और इसमें बस एक ये है 51% इक्विटी को बेचते हैं। और आगे आता है सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट। ये भी एक तरह की पिछले वाली स्कीम है। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक थर्ड पार्टी को हायर करता है बैंक्स, यह देखने के लिए कि कौन सी तो जो उधारी बाकी है वो सस्टेनेबल है। मान लीजिए देखिए विजय माल्या को 7,000 करोड़ रुपए दिए, अब ये काफ़ी सारे काम करेगा विजय माल्या, 7,000 करोड़ के जो लोन इसको मिला है। तो अब जबकि ये पैसा नहीं लौटा पा रहा है तो बैंक देखेगा ना कि जितने सारे इसने काम किए कौन से वायबल हैं कौन से नहीं है। कई काम तो 7,000 करोड़ से इसने ऐसे किए होंगे ना जिसमें आज भी फायदा हो रहा है, तो वो तो हो गए सस्टेनेबल काम। और जिससे उधारी बाकी नहीं आ रही, कोई काम है नहीं, तो वो होंगे अनसस्टेनेबल। तो अनसस्टेनेबल की जो उधारी है वो बेच देंगे बैंक वाले और सस्टेनेबल को वैसे ही चलते रहेंगे। तो इस तरह की ये है सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट। यहां पे देखिए ग्रोस एनपीएस बढ़ता ही गया पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, और सभी बैंक का मिला दें तो ये, और शेयर ऑफ डेट स्ट्रेस्ड कंपनीज का ये भी 40% के आसपास है। अब देखिए क्वेश्चन ये उठता है कि जब बैंक्स ने इतने सारे चीज़ें करी तो फिर फ़ायदा क्यों नहीं हुआ? फ़ायदा कैसे होता? क्योंकि देखिए इन सभी चीज़ों में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। और प्रॉब्लम्स क्या है देखिए, अब हर एक स्कीम की दिक्कत तो हम जानने में हमारा कोई बनता नहीं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। देखिए लेकिन बात यह कि सारी स्कीम्स फेल हो गई हैं। जैसे ये 1-2 प्रोजेक्ट्स ही बेच पाए, और इससे भी एसेट क्वालिटी रिव्यू है वो तो उसने तो थोड़ा ठीक से काम किया, और बाकी जो स्कीम्स थी उसमें भी ज़्यादा बेनिफिट हुआ नहीं और इंटरेस्ट लिया नहीं बैंक्स ने, क्योंकि इंसेंटिव हैं वो काफ़ी कम है। तो अब ये सारी स्कीम्स जबकि फेल हो गई, तो अब जो है ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे है वो एक बनाने के लिए कह रहा है पैरा। यहाँ पे देखिए उससे पहले और भी चीज़ें, और भी एनालिसिस है इसका। ये 4 चीज़ें की आवश्यकता होती है अगर एनपीएस की प्रॉब्लम को एड्रेस करना होता है। तो सबसे पहले लॉस रिकॉग्निशन, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि लॉस इतना हुआ कितना है, कितना लॉस हमें हुआ है। तो उसके लिए तो देखिए बैंक्स ने एसेट क्वालिटी रिव्यू किया, यानी कम से कम ये तो पता है कि इतना लॉस हमें हुआ है। और दूसरी बात आती है कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन कैसे कि देखिए अब एक बंदे को कई सारे बैंक्स लोन देते हैं ना। अब विजय माल्या ने अब काफ़ी सारे बैंक से लोन लिया है, एसबीआई से लिया है, पीएनबी से लिया है। अब एसबीआई ने ज़्यादा दिया है, किसी ने ज़्यादा दिया, किसी ने कम दिया है। अब देखिए अब विजय माल्या की प्रॉपर्टी को बेचने की बात आती है तो एसबीआई वाले बोलेंगे कि पहला पैसा हमें दीजिए, या फिर ये प्रॉपर्टी नहीं बेचते हैं कोई और बेच देते हैं। तो आपस में सभी बैंकों को जिनको मिल के पैसे लेना है तो आपस में भी इनका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना, ताकि उस बंदे की प्रॉपर्टी वगैरह बेच के पैसा निकलवा सकें। तो आपस में कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम होती है। और प्रॉपर इंसेंटिव्स, देखिए काफ़ी सारे ऐसी रिस्क लेने पड़ते हैं। अगर आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट की प्रॉब्लम सोल्व करनी पड़ती है ना, तो बैंकर्स को काफ़ी रिस्क लेने पड़ते हैं, लोन को कई बार राइट ऑफ भी करना पड़ता है। लेकिन बैंक वाले क्या सोचते हैं, बैंक वाले यूँ सोचते हैं कि हमने खामा का क्यों रिस्क लिया, हम रिस्क लेंगे तो हमारे पीछे सीबीआई लग जाएगी या फिर स्टेट लग जाएगा, कंट्री की जो दूसरी एजेंसीज हैं वो लग जाएंगी। तो इसलिए ये सोचते हैं कि जैसा इशू चल रहा है वैसे ही पड़ा रहने दीजिए। मतलब इकोनॉमी अगर देखिए ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं है बैंकर्स, उनको कई बार लगता है कि देखिए हमारे पे खतरा आ जाएगा, लेकिन इसी चक्कर में जो देश की इकोनॉमी है वो रुक जाती है। और चौथी जो बात है कैपिटल की, तो कैपिटल भी चाहिए इनको जो इस पूरी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। इंद्रधनुष की योजना थी, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम 70,000 करोड़ रुपए बैंक्स को देंगे और इससे सेंट्रल जो बैंक्स हैं उनकी जो एनपीएस यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट की प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। तो ये 4 चीज़ों की आवश्यकता है एनपीएस की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, और क्या क्या अभी इसमें दिखते हैं वो भी हमने डिस्कस करी। हालांकि देखिए कैपिटल दी नहीं है। अब इस साल बजट में आपने याद ही होगा आपको 10,000 करोड़ रुपए दिए हैं गवर्नमेंट ने बैंक्स को, तो 10,000 करोड़ से काम चलेगा नहीं, प्रॉब्लम है वो काफ़ी बड़ी है। इकोनॉमिक सर्वे का जो सजेशन है वो है, ये कहते हैं कि देखिए आप बना दीजिए एक पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन कंपनी बना दीजिए। यहाँ पे देखिए पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन कंपनी जिसका नाम है पैरा। इसमें देखिए ये
इसको इशू दिए जाएंगे सबसे ज़्यादा बड़े इशू नॉन परफॉर्मिंग एसेट के, और सबसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज इस एजेंसी को दिए जाएंगे जिसका नाम है पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी। और इसको कहा जाएगा कि आप एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम में इन इश्यूज को सोल्व कीजिए। और क्योंकि देखिए एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी ये होगी तो कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, क्योंकि सरकारी एजेंसी होगी और सारे जो बैंक्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स तो वो सरकार के ही हैं, तो आपस में कोऑर्डिनेशन की दिक्कत तो नहीं आएगी, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आती है डिफरेंट बैंक्स के अंदर में, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। जबकि एक कंपनी सरकार की सेंट्रलाइज्ड एजेंसी होगी तो कोऑर्डिनेशन की दिक्कत नहीं आएगी। अब दूसरी बात ये आती है कि इंसेंटिव भी इनके पास में होगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट एजेंसी होगी तो इनके पास में इंसेंटिव होगा कि जितनी ज़्यादा रिकवरी आप जो उन कंपनी से करवा सकते हो जो कि बैंकक्रप्ट हो चुकी है, तो आप रिकवरी करवा लीजिए एक डेफिनेट टाइम पीरियड के अंदर में। तो एक तरह से जो ये टाइम पीरियड की प्रॉब्लम थी यानी इंसेंटिव की प्रॉब्लम्स थी बैंकर्स को, वो नहीं था, तो इस एजेंसी को वो होगा, इंसेंटिव भी होगा। और उसके बाद में देखिए अभी एक तरह के ये कंसर्न्स आते हैं कि जो लोन रेजुलेशन की प्रॉब्लम्स है वो बैंक के पास में नहीं रहेगी, क्योंकि बैंक के पास में देखिए बैंक्स का कामकाज काफ़ी प्रभावित होता है, क्योंकि क्या वो नए लोन दें या फिर पुराने लोन से हैं वो उलझते रहें, तो इसी चक्कर में बैंकर्स का काफ़ी टाइम लॉस होता है, तो वो नए लोन नहीं देते हैं। तो ये काम करेगी कैसे? वैसे तो देखिए काफ़ी तरीके से काम कर सकती है, जैसे कि हमने वो जो पुराने ऑप्शंस भी डिस्कस किए थे कि या तो देखिए ये जो डेट है उधारी को इक्विटी में कन्वर्ट करके यानी शेयर बना के, उधारी के शेयर बना के बेच देगी, या फिर वो जो उधारी है उसकी बोली लगवा लेगी यानी बिडिंग करवा लेगी, या फिर ये काम करेगी कि उधारी को कम किया जा सके। 3-4 जो काम है वो कर सकती है। कहने का मतलब है ये वो सब कुछ करेगी जिससे रिकवरी सबसे ज़्यादा हो सके, यानी वैल्यू सबसे ज़्यादा बैंक रिकवर कर सकें जो कंपनीज बैंकक्रप्ट हुई हैं या फिर जिनका रिटर्न्स नहीं है उनसे। और अब देखिए एक बात को समझना होगा कि इससे लॉस तो होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये जो पैरा एजेंसी है ये भी अब पूरा का पूरा पैसा निकलवा लेगी उन कंपनी से जिनको लोन दिया गया है, तो लॉस तो होगा। अब हमें यह समझने की दिक्कत है कि जो कॉस्ट है लॉस तो होगा ही होगा, लोन तो दिए जा चुके हैं और लॉस तो हो चुका है, बस अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि इनको कम से कम किया जा सके। तो गवर्नमेंट को भी ये बात समझनी होगी। अगर गवर्नमेंट ये बात सोचे कि वो पल्ला झाड़ सकती है तो ऐसा नहीं झाड़ सकती, क्योंकि ये सारे बैंक्स हैं वो आखिरकार हैं तो गवर्नमेंट के ही ना, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, तो गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा आखिरकार नॉन परफॉर्मिंग एसेट के लिए। और आगे बात आती है कि देखिए कि जो पैरा एजेंसी है ये पेनासिया नहीं है। पेनासिया क्या होता है? देखिए पेनासिया एक ऐसी दवाई होती है जो सभी दुखों का निदान करती है। तो ऐसा तो है नहीं कि पैरा से सारे रोग दूर हो जाएंगे यानी बैंकिंग की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल की देखिए सबसे दो कारण है, आप कह सकते हो कि हमें वो देखने की आवश्यकता है कि अगर हम पैरा एजेंसी को बना रहे हैं तो कौन से वो 2 रीजंस हैं। एक तो ये है कि देखिए ये जो पैरा एजेंसी है कि पूरी की पूरी प्रोफेशनल होनी चाहिए, कॉमर्शियल इंटरेस्ट को देख के, यानी इसके जो कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव इसका होना चाहिए, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसकी बहुत मिनिमम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इस एजेंसी के अंदर भी सरकार जो है दखलंदाजी कर रही है कि इस कंपनी के आप माफ़ कर दीजिए लोन या फिर इसके मत कीजिए, इस तरह से सरकार की दखलंदाजी इसमें नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल प्रोफेशनलाइज्ड ये एजेंसी होनी चाहिए। दूसरा है इंडिपेंडेंट एजेंसी। देखिए इनको अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल ये सबसे ज़्यादा रिकवरी करें और बिल्कुल मिनिमम टाइम के अंदर में, तो इनको पूर्णतया इंडिपेंडेंट बनाने की आवश्यकता है और प्रोफेशनल बैंकर्स इसमें होने चाहिए और वैसे काम करें जैसे जीएसटी नेटवर्क ने काम किया था कि वैसे तो ये पब्लिक सेक्टर की तरह काम करे लेकिन इसमें सरकार की जो हिस्सेदारी हो वो 49% यानी 50% से कम हो। तो अब जानते हैं थोड़े बहुत डाउट्स इस एजेंसी के बारे में। तो देखिए थोड़ी और जो मिथ्स हैं, एक ही बात है, देखिए जो ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम है जिसका सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है बैंक पे किया गया है, लेकिन अकेले बैंक की समस्या ये नहीं है, कंपनीज की भी समस्या है। ये कंपनीज अच्छे से काम नहीं कर रही तो ये जो प्रॉब्लम है, कंपनीज अगर अच्छे से काम करने लगे तो बैंक को उनका पैसा मिल जाएगा जो इन्होंने उधारी में दिया है। तो इसलिए ये दोनों की प्रॉब्लम है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसों की प्रॉब्लम है, ये हमारी इकोनॉमी से भी रिलेटेड प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी तभी तो फेल हुई ना, क्योंकि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट रुक गई थी और क्लियरेंसेज नहीं मिले, प्रोजेक्ट्स अभी काम नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, सिर्फ पैसे की प्रॉब्लम नहीं है ये। और स्ट्रेस्ड डेट है, जो उधारी है वो ज़्यादातर बड़ी कंपनी से रिलेटेड है। तो बड़ी कंपनी से रिलेटेड है तो एक तो इसका फ़ायदा भी है कि इस पूरी प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है आसानी से, क्योंकि कुछ बड़ी कंपनीज में अगर हम समाधान कर दें तो इस पूरी प्रॉब्लम को रिड्रेस हम कर सकते हैं। और देखिए बहुत सारी कंपनीज तो ऐसे हैं कि अभी फ़िलहाल के करंट लेवल्स पे अनवाइबल हैं, मतलब
अनवाइबल का मतलब ये है कि वो अपनी उधारी चुका पाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है और बैंकरप्ट के कगार पे हैं, तो वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा जब ये पूरी प्रॉब्लम को हम एक बड़े होलिस्टिकल नज़रिए से देखेंगे तो। और बैंक्स देखिए, बैंक को काफ़ी दिक्कत आ रही है इन केसेस को रिजोल्व करने में, क्योंकि पहले भी काफ़ी सारी स्कीम्स आई थी, उन्होंने काम नहीं किया, तो हमें इस बात को भी याद रखना होगा, समझना होगा। और डिले जितना ज़्यादा होगा उतना ही खतरनाक है, डिले जितना ज़्यादा होगा उतना ही खतरनाक है। जितनी जल्दी इस एनपीएस की प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए उतनी ही हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट अच्छी होगी। तो प्रोग्रेस, लास्ट में कंक्लूजन यही है, प्रोग्रेस में रिक्वायर पैरा। तो इन सभी चीज़ों का समाधान करने के लिए फिलहाल की जो जरूरत है वो इसी एजेंसी को बनाने में है, पैरा। और यह एजेंसी होनी चाहिए एक तरह से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए, ताकि एनपीएस की प्रॉब्लम और जो कंपनीज की जो बैलेंस शीट की प्रॉब्लम है, दोनों की प्रॉब्लम बिना के बनती है ट्विन बैलेंस शीट चैलेंज, और उसको ये एजेंसी है वो सोल्व कर सकती है। तो इस डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।